गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा पहला टॉपिक देखेंगे एथिक्स का, जो मेंस की हमारी तैयारी है। तो एथिक्स बेसिकली है क्या? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एथिक्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इसमें हम मोरालिटी की कम बातें करेंगे। एथिक्स और मोरालिटी का जो डिफरेंस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, एथिक्स बेसिकली है क्या? एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की ब्रांच है, ठीक है, एथिक्स, दैट डील्स विथ क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, अब इन शब्दों पर आप जरा गौर कर लो। ये बोल रहा है कि एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो कि फोकस करती है उन क्वेश्चनों पर जो कि मॉरली राइट एंड रॉन्ग है। ठीक है, एथिक्स को बेसिकली हम मॉरल फिलॉसफी भी बोलते हैं। अब फिलॉसफी में एक चीज होती है, बिना रीजन के, रिफ्लेक्शन के फिलॉसफी पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज अगर फिलॉसफी आप उस पर करते हो तो आप उस पर लॉजिक अप्लाई करते हो, आप उस पर रैशनैलिटी अप्लाई करते हो, आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो। उसके बाद आप जो भी उसका रिजल्ट आता है आप उस पर भी फ्यूचर थॉट्स अप्लाई करते हो। फिर जो बाद में एंड रिजल्ट छन छन के आता है तो वो होता है फिलॉसफी। और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो भी आप जिस चीज की बात कर रहे हो उसके प्रति वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप केवल मॉरल्स की बात करोगे ना, मॉरल्स, तो मॉरल्स होते हैं सब्जेक्टिव, हाईली सब्जेक्टिव होते हैं मॉरल्स। और जो मॉरल्स की उत्पत्ति हुई है वो हुई है रिलीजन से। और रिलीजन जो शब्द आया है वो आया है शब्द रेलीगेयर से। ठीक है, रेलीगेयर एक शब्द होता है। रेलीगेयर का मतलब होता है कि यूनाइट करना। जैसे धागे यूनाइट करके कपड़ा बनता है ना, वैसे रेलीगेयर का मतलब है किसी चीज को एकत्रित करना। ठीक है, तो धर्म वही करता है। मतलब धर्म एक प्रॉपर रिलीजन जो है उसका एक्चुअल जो है, आप मान लीजिए रिलीजन कोई शब्द है वो रेलीगेर से आया है और रिलीजन शब्द जो है वो इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में है तो उसका प्रॉपर जो है ट्रांसलेशन हिंदी में वो धर्म नहीं है। मैं आपको धर्म भी पढ़ाऊंगा आगे, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। फिलोसफी में रिलीजन और धर्म में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो मॉरल शब्द आया है, मोरालिटी आई है, ये लार्जली जो है आई है चर्च से। ठीक है, तो ये इसका जो मेन जो फोकस है दैट इज रिलीजन। तो आज हम मोरालिटी की बात नहीं करेंगे, हम कल मोरालिटी की बात करेंगे। आज हम केवल एथिक्स की बात करेंगे। एथिक्स जो है शब्द वो आया है इथॉस से। इथॉस, इथॉस का मतलब क्या होता है कि एक पॉपुलेशन है, एक सोसाइटी है, एक नेशन है, उसका एक कंसिस्टेंट थॉट है, कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी है, उसको बोलते हैं ईथॉस। वहां से ये एथिक्स आया। तो सबसे पहले ये ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। उसके बाद ये क्वेश्चंस में डील करता है व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग। मॉरली राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अब मॉरली राइट का मतलब मॉरल फिलोसॉफिकली राइट एंड रॉन्ग। फिलोसॉफिकली जहां जाएगा तो वहां हम रीजन अप्लाई करेंगे, वहां हम रिफ्लेक्ट करेंगे, वहां हम रैशनैलिटी का यूज करेंगे। ठीक है, गुड एंड बैड, सही क्या है खराब क्या है, फेयर एंड अनफेयर। ठीक है, क्या चीज फेयर है, क्या चीज अनफेयर है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिकली एक्सप्लेनेशन के लिए एथिक्स डील विद क्वेश्चंस। किन क्वेश्चनों से जूझती है एथिक्स? डू वी लिव फॉर हैप्पीनेस ऑफ आवर ओन और एवरीवन, क्या हम अपनी खुद की खुशी के लिए जीवित रह रहे हैं, जीना अपना जो जीवन उस बिता रहे हैं, या औरों की खुशी के लिए हम जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आप यूपीएससी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम, पीसीएस का, एसएससी का एग्जाम क्यों दे रहे हो? क्या आप पैसे के लिए कर रहे हो ये काम? क्या आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हो? क्या आप औरों को मदद करने के लिए कर रहे हो? ये तीन मेजर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इज इट राइट टू बी डिसऑनेस्ट इन अ गुड कॉज? अब मान लीजिए, ठीक है, इज इट राइट टू बी डिसऑनेस्ट इन अ गुड कॉज? सपोजिटली मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या आप अच्छा ये सही कर रहे हैं? आपके नजरिए में सही है या गलत है? ये एथिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए एथिक्स की जरूरत पड़ेगी। कैन वी जस्टिफाई लिविंग विथ ऑपुलेंस व्हेन पीपल आर स्टार्विंग ऑन दिस प्लेनेट? ठीक है, आपको पता है देश में, पूरी दुनिया के अंदर कुछ एक स्मॉल परसेंटेज लोग हैं जिनके पास बहुत सारा वेल्थ है। ठीक, पूरे वर्ल्ड का वेल्थ है।
तो क्या ये जस्टिफाइड है? एथिक्स ये पूछता है, क्या ये जस्टिफाइड है कि एक छोटी सी पॉपुलेशन के पास बहुत सारी वेल्थ हो और एक लार्ज पॉपुलेशन के पास बहुत रिसोर्सेज ना हो? ठीक है, देर इज लार्ज स्टार्क इनइक्वालिटी, हर चीज में इनइक्वालिटी, मतलब पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी है, सोशल इनइक्वालिटी भी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। तो ये एथिक्स का क्वेश्चन है। इज इट जस्टिफाइड टू किल पीपल फॉर अ पीस ऑफ लैंड और मटेरियल ऑब्जेक्ट? ठीक है, अब ये देखिए बड़ा स्टार्कलिंग सा वो है। अगर आप नेशन को इमेजिन करेंगे, ठीक है, और अगर कोई एनिमी आपकी जमीन पर मान लीजिए अटैक करता है, तो क्या आप जस्टिफाई करेंगे उसको मारना? ये एथिकल क्वेश्चन है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, इसमें सोक्रेटिस के एग्जाम्पल दूंगा जब मैं हिस्ट्री ऑफ एथिक्स पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री ऑफ एथिक्स में दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक पढ़ाऊंगा मैं वेस्टर्न एथिक्स और एक पढ़ाऊंगा मैं इंडियन पर्सपेक्टिव। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस बहुत अप्लाइड आ रहे हैं आजकल, इजी क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आपको बेसिक थ्योरीज नहीं पता होंगी ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम अगर 140 150 मार्क्स चाहिए, बहुत अच्छा स्कोर माने जाता है एथिक्स में, जीएस पेपर 4 में। तो आपको क्वेश्चंस जो है इतने उसके आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राउंड नहीं पता ना, आप इधर उधर का लिख रहे हो सब, तो आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। आपको 100 110 नंबर के लिए भी आप जूझ रहे होगे वहां पेपर के अंदर। इज इट जस्टिफाइड टू किल पीपल फॉर अ पीस ऑफ लैंड? ठीक है, मटेरियल चीज होती है लैंड, ठीक है। क्या आप इंसान को जमीन के लिए मारोगे? क्या उसको जेल भेजोगे आप जमीन के लिए? ये ये क्वेश्चंस हैं जो एथिक्स पूछता है। इज इट ओके टू क्लोन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स का रेप्लिका बना रहे हो आप, ठीक है, जानवरों का रेप्लिका बना रहे हो आप। डॉली द शीप जैसे एग्जाम्पल है, जानवरों की शीप थी उसको बनाया गया क्लोनिंग करके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। फिर ये वैक्सीनेशन का इशू आ जाता है कि क्या वैक्सीन सबको फोर्सफुली देने चाहिए कि नहीं, क्या एथिक्स का पार्ट है? स्टेट ऐसा करता है, ठीक है। फिर हम स्टेट इज ईवल, ये फिलोसफी में बहुत एक कॉमन चीज है, तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे आगे। हाउ वी शुड लिव, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ वी शुड लिव, कैसे हम अपनी जिंदगी बिताएं, क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। एवरीवन हैज टू डाई सम टाइम। तो आप इतने कम टाइम में आप क्या करोगे? ठीक है, ये सब एथिक्स के क्वेश्चन है। तो ये एथिक्स ये है, ठीक है, बेसिकली एथिक्स ये है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है। आप जितने भी जीएस पेपर 1 2 3 जो भी आप पढ़ोगे, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको एथिक्स में से आएगी। इफ अ कंट्री नीड्स टू डू गुड, अ कंट्रीज फिलोसफी शुड बी गुड। और फिर कंट्री से भी इंपॉर्टेंट है जो उसके लोग हैं। अगर उन लोगों की फिलोसफी ठीक नहीं है तो कभी भी कंट्री ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको इसकी जो दवा है वो है एथिक्स। इसलिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एथिक्स को पढ़ना भी सबसे ज्यादा चाहिए और इसको समझना बहुत जरूरी है कि एथिक्स बेसिकली है क्या, ये आया कहां से है। एथिक्स जो है मोरालिटी का पार्ट नहीं है, किसी रिलीजन से नहीं आया है, ठीक है। एथिक्स एक सोची समझी जो है पूरी थ्योरी है, एक पूरी फिलोसफी है। एथिक्स इज कंसर्न्ड विद इश्यूज ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजन। प्रैक्टिकली क्या जो है जरूरत है किसी चीज की, तो वो है एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, तो इसमें मैं बुद्धा का एग्जाम्पल लेता हूं। तो होता क्या था पहले कि एक मतलब मान लीजिए कोई एनिमी है और किसी ने उसके तीर मार दिया और वो आदमी जो है बिल्कुल लेटा हुआ है और उसके ब्लीडिंग हो रही है और वो मर रहा है बिल्कुल। और लोग आते हैं पूछते हैं, जो फिलोसॉफिकल लोग हैं वो पूछते हैं कि ये तीर इसको कहां से मारा, ये तीर किसका बना हुआ है, ये तीर कितना पहना है, क्या ये शब्दों का बना हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, ठीक है, क्यों मारा गया। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इससे केवल एक थ्योरेटिकल चीज सबके सामने क्रिएट हो रही है। पर लेकिन अगर आप सोचिए, जिस आदमी के तीर लगाए उसको तो दर्द हो रहा है ना, वो तो उसकी तो जान जा सकती है। तो उसको क्या चाहिए, उसको तो फर्स्ट एड चाहिए ना। तो आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे कि उसको तीर किसने मारा, कब मारा, कहां से मारा, क्यों मारा। उससे बेटर तो ये है ना कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओ और उसका ट्रीटमेंट कराओ। तो यही बुद्धा ने कहा था, बुद्धा वॉज अ प्रैक्टिकल टीचर। तो ये जो एथिक्स आई है, इट इज कंसर्न्ड विद इश्यूज ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी पड़ेगी। जो भी सिटीजन है, जो भी ह्यूमन है पूरे दुनिया में जो रह रहा है, उसको ये डेली करनी पड़ती है प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, क्या सही है क्या गलत है। ये पूरे दिन वो जिसी चीज से जूझता है। इट इज कंसर्न अबाउट द नेचर ऑफ वैल्यू, ठीक है, नेचर ऑफ वैल्यू। वैल्यू क्या है, इससे मतलब उसका नेचर क्या, इनहेरेंट नेचर क्या है वैल्यू। एंड स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन एक्शंस कैन बी जज राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको।
मान लीजिए हमने कोई स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टैंडर्ड्स बनाए कि भाई ऐसे ऐसे काम आपको ये करना है और ऐसे ऐसे काम आपको ये नहीं करना है, तो वो कैसे बनाया जाएगा, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उन स्टैंडर्ड्स को कैसे डिजाइन करोगे आप। बाई चांस मान लीजिए आपको जो है इनक्वालिटी कम करनी है किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, सोसाइटी के अंदर मान लीजिए, तो आप कैसे लॉज बनाओगे, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, समझ में आ रही है। किस बेसिकली मतलब आप उसकी पूरी जो है कॉन्सेप्ट को कैसे डिजाइन करोगे शुरुआत से एंड तक कि सबका फायदा हो, इनक्वालिटी कम हो, और वो एथिकल पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, उसकी कंसर्न करता है एथिक्स। तो एथिक्स इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले आप उसको स्टडी करोगे, फिर उनको अप्लाई करोगे, ठीक है, तभी जाके एथिक्स का जो है पूरा फायदा होगा एक सोसाइटी को। Ethics has to determine the nature of normative theories and applying these set of principles to practical moral problems। अब बेसिकली ये बात कर रहा है नॉर्मेटिव थ्योरीज की कि नेचर क्या है नॉर्मेटिव थ्योरीज का। नॉर्मेटिव थ्योरीज होती हैं एथिक्स के अंदर, कई सारी होती हैं, वैसे बेसिकली 3 हमें पढ़नी है। तो पहली पढ़नी है हमें डिओन्टोलॉजी क्या होती है, उसको नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जब हम रूल्स बना रहे हैं, मॉरल रूल्स बना रहे हैं जिनका इम्प्लीकेशन होगा ह्यूमन एक्शंस, इंस्टीट्यूशंस, वे ऑफ लाइफ पर, ठीक है। तो वो 3 बेसिकली होती हैं, ठीक है, एथिक्स में। एक होती है डिओन्टोलॉजी, एक होती है आपकी यूटिलिटेरियनिज्म जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से आया है, जो टीलियोलॉजी से आया है। मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझ लीजिए डिओन्टोलॉजी अलग होती है और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म जिसको भी बोलते हैं, आगे जाके यूटिलिटेरियनिज्म हो जाता है। वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है वर्च्यू एथिक्स। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मेटिव थ्योरीज कैसे जो है उनका नेचर कैसे एथिक्स डिटरमाइन करेगी। एथिक्स कैन बी अप्लाइड टू वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग, आपको पता है मेडिसिन में अप्लाई होती है एथिक्स, ठीक है, यूथनेशिया का इशू है उसमें, क्लोनिंग का इशू है उसमें, लॉ में यूज होती है, बिजनेसेस में यूज होती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में यूज होती है। ये सब सारे की एरियाज हैं एथिक्स के, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं क्या एथिक्स लॉ है। एथिक्स इज नॉट द सेम एज लॉ, ठीक है, कानून नहीं है एथिक्स। लॉज ऑफन रिफ्लेक्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिक्स एंड लॉ आर डिस्टिंक्ट। लॉ कभी कभार एथिकल हो सकती है, ज्यादातर हो सकती है लॉ, पर देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको बताता हूं कैसे। एथिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स केवल उस चीजों से कंसर्न्ड है क्या वो कोई भी चीज मॉरली सही है या गलत है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड रीजनिंग, ठीक है। अब लॉ क्या है? लॉ तो बेसिकली सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स बाय गवर्निंग अथॉरिटी है, ठीक है। इट माइट बी लीगल टू, इसका एग्जांपल है, इट माइट बी लीगल टू एक्सप्लॉइट सर्टेन टैक्स लूप होल्स, ठीक है। लीगल हो सकता है कि आप अगर ज्यादा लॉ के जानकार हो तो आप सीए वगैरह हायर करो, लॉयर हायर करो, और आप जो है अपना टैक्स बचा लो, टैक्स लूप होल्स देख लो और अपना टैक्स बचा लो। बट मैनी वुड आर्ग्यू इट इज अनएथिकल टू डू सो, अवॉइड पेइंग। भाई अगर आप एथिक्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बन रहा है तो आपकी लायबिलिटी है, आपका प्रिंसिपल्स आपको बार बार चिल रहेंगे कि भाई ड्यूटी है आपकी टैक्स देना, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है, एथिक्स और लॉ सेम नहीं है, एथिक्स अलग है। एथिक्स इज नॉट मेयरली फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। अब सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? सोशल नॉर्म्स आर कॉमन बिहेवियर्स विद इन सोसाइटी और ग्रुप, बट दे आर नॉट ऑलवेज एथिकल। हो सकता है कि कभी कभार एथिकल हो, पर हो सकता है लार्जली नहीं भी होते, क्योंकि वो आए हैं मोरालिटी से, और मोरालिटी का जो है सबसे बड़ा ग्राउंड है रिलीजन। तो सोशल नॉर्म्स जो है कल्चर से फॉर्म होते हैं, रिलीजन से फॉर्म होते हैं, फैमिली से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं, दोस्ती से आते हैं, फ्रेटर्निटी से आते हैं, स्टेट से भी आते हैं। पर आप उनको एथिक्स नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एथिक्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो, एथिक्स में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मैंने आपको बताया, रीजन होता है, रैशनैलिटी होती है, रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद जो फाइनल छन के आता है जो रिजल्ट, वो एथिक्स होता है। उसको फिर अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली और चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंट करके
ठीक है, ट्रायल एंड एरर फॉर्म में कि वो सही है कि नहीं है। अभी भी सबसे बड़ा जो है जो फील्ड है फिलोसफी के अंदर आज भी एथिक्स है, क्योंकि एथिक्स डायरेक्टली कंसर्न है, प्रैक्टिकल चीजों पे कंसर्न है वो। तो ये बोल रहा है एथिक्स इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवेलुएटिंग एक्शन बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स विच आर बेस्ड ऑन मॉरल फिलोसफी विच आर बेस्ड ऑन रैशनैलिटी रिफ्लेक्शंस। ठीक है, सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं? बिहेवियर्स दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड विद इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो सोशल नॉर्म्स ये होती हैं। अब इन सम कल्चर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन माइट बी अ सोशल नॉर्म। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कई सारी सोसाइटीज के अंदर या कई सारे रिलीजन्स के अंदर हो सकता है, उनकी एक्सेप्टेंस हो, पर क्या वो एथिकली स्टैंड पॉइंट, एथिकली क्या वो सही है, क्या वो जस्ट है, क्या वो फेयर है? नहीं है वो फेयर एथिक्स के। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कास्टिज्म है, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, फिर आपको देखिए बहुत सारी आइडेंटिटीज बोलते हैं हम उनको फिलोसफी में, चिन्ह। ठीक है, चिन्ह की वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं समाजों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कंट्रीज के अंदर भी। एथिक्स इज नॉट इक्वलेंट टू रिलीजन। रिलीजन नहीं है एथिक्स भाई। Religious beliefs often encompass ethical guidelines, but ethics is a broader concept. कभी कभार रिलीजियस टीचिंग्स में भी एथिकल बातें होती हैं, पर उसका यह मतलब नहीं है कि रिलीजन और एथिक्स एक ही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स देगा आपको। समझ रहे हो आप? क्योंकि रिलीजन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा। आप बेसिकली फिलोसफी ऑफ रिलीजन आप पढ़ोगे या रिलीजियस फिलोसफी पढ़ोगे तो उनमें डिफरेंस होता है। फिलोसफी ऑफ रिलीजन में हम रिलीजन पे अप्लाई कर देते हैं फिलोसफी कि रिलीजन क्या है, कैसा है रिलीजन। अलग अलग तरीके के रिलीजन्स देखते हैं हम। गॉड कितने तरीके के हैं? गॉड केवल एक ही गॉड नहीं होता, स्पिनोजा का भी गॉड होता है, बहुत तरीके के गॉड होते हैं फिलोसफी में। तो इसीलिए ये इसकी जब हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा तब इसकी पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी, क्योंकि आपको फिलोसोफर्स पढ़ने पड़ेंगे थोड़े एथिक्स को समझने के लिए, क्योंकि उन्हीं फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है और उन्हीं थ्योरी का यूज करके जो है एथिकल सारे प्रिंसिपल्स, वैल्यू थ्योरी, ये सब डेवलप हुआ है। ठीक है, एथिक्स क्यों डिफरेंस है रिलीजन से? सबसे पहले तो इट इज सेक्युलर एंड इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, फिलोसॉफिकल रीजनिंग। ठीक है, ऐसे ही कोई बात नहीं कहती गई है। रिलीजन इन्वॉल्व फेथ बेस्ड बिलीव्स। अब ये सबसे बड़ा डिफरेंस देख लीजिए, ये सिक्योलर है, एथिक्स जो है सिक्योलर है, ये बात करता है रैशनैलिटी की, फिलोसॉफिकल रीजनिंग की। पर रिलीजन किसकी बात करता है? रिलीजन तो फेथ की बात करता है। और जब फेथ, जहां फेथ की बात होती है ना, तो जो आदमी जिसका रिलीजन का मानता है और उसके फेथ में बिलीव करता है ना, उसके लिए वही चीज सच हो जाती है। तो हो सकता है कि वो उसकी एथिक्स उसका रिलीजन ही हो, उसका फेथ ही हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि एथिक्स सेम है, एथिक्स अलग है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ प्रैक्टिसेस करे जो कि एथिकल डायरेक्टिव्स के अपोजिट हो, या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी चीजें करे जिसको एथिक्स भी उसका समर्थन करता हो। तो पर हम ये नहीं कह सकते कि एथिक्स रिलीजन, एथिक्स अलग है और रिलीजन अलग है। एन एथियस्ट, जो किसी भी रिलीजन में नहीं मानते हैं, कैन अधेयर टू स्ट्रिक्ट एथिकल कोड बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रीन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अब आप ये कहने लगो कि साहब ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको एथिकल होना है तो आपको कोई रिलीजन फॉलो करना होगा। तो यही एग्जांपल दे रहा है कि ऐसा नहीं है। एक एथियस्ट भी है, वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, लेकिन भाई वो तो सारे एथिकल कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स मानता है, वो तो हाईली एथिकल है, वो तो हाईली सिक्योलर है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि एथिक्स रिलीजन है, एथिक्स रिलीजन नहीं है। और जब मैं आपको इंडियन स्कूल्स पढ़ाऊंगा, मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एथिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिलीजन इज नॉट इक्वल टू धर्म। रिलीजन जो है धर्म नहीं है, धर्म एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस। पर्सनल फीलिंग्स सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पर्सनल फीलिंग्स सब्जेक्टिव होती है, मैं सब्जेक्ट हूं, मेरी पर्सनल फीलिंग्स मेरी हैं, मेरे ओपिनियंस मेरे हैं। वो एथिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अगर मैं वायलेंस को मना करूंगा, अगर मैं सच को प्रमोट करूंगा, तो ये तो एथिकल वैल्यूज हो गई। ठीक है,
पर अगर मैंने ये बोला कि मैं तो कास्टिज्म करूंगा, मैं तो रेसिज्म करूंगा, मैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, मैं LGBTIQ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये एथिक्स बन सकती है क्या? ये एथिक्स बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तो आपको ये पता होना चाहिए, एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस। एथिक्स इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड रैशनल एग्जामिनेशन ऑफ मॉरल इश्यूज। यही एथिक्स है, ये इन्वॉल्व करती है सिस्टमैटिक एंड रैशनल एग्जामिनेशन ऑफ मॉरल इश्यूज। आगे हम यही पढ़ेंगे, रैशनैलिटी क्या होती है, रैशनैलिटी बेसिकली कैसे डेवलप होती है, इसका थॉट प्रोसेस कैसे आता है। कांट की थ्योरी हम पढ़ेंगे, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, उससे पहले मैं आपको समझा दूंगा पर्सनल फीलिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, पर्सनल फीलिंग सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, पर्सनल भाई हो सकता है चार आदमी हैं, चारों की अलग अलग ओपिनियंस हो, अलग अलग धर्मों के हों वो, या अलग अलग समाज के हो, अलग अलग कल्चर के हों। ठीक है, हो सकता है एलियंस भी हो। ठीक है, क्या पता एक दो एक एक जो है पर्सन अर्थ का हो, एक पर्सन किसी और एक्स प्लेनेट से आया हो, क्या पता एक तीसरे प्लेनेट से भी आया हो। उनके पर्सनल ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, साइंस के प्रति भी, यूनिवर्स के प्रति भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब बेसिकली एथिक्स सब्जेक्टिव नहीं है, लार्जली सब्जेक्टिव नहीं है, पर सब्जेक्टिव भी होती है। मैं बताऊंगा कैसे। आप स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि एथिक्स ऑब्जेक्टिव है, पर लार्जली ऑब्जेक्टिव है। फीलिंग एग्जाम्पल इसका दिया गया है, फीलिंग एंगर टुवर्ड समवन माइट मेक अ पर्सन फील जस्टिफाइड इन सीकिंग रिवेंज, पर एथिकली रिवेंज इज जनरली कंसिडर्ड रॉन्ग। ठीक है, अब बेसिकली आप समझ लीजिए रिवेंज, भाई रिवेंज क्या है? बदला लेना किसी से। किसी ने किसी के खिलाफ कुछ गलत किया, मुझे तो बदला लेना है। मेरे खिलाफ किसी ने कुछ किया, मुझे बदला लेना है उससे। बट ये रिवेंज शब्द है, क्या आप उसको कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है ये? क्या आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो? अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो हर आदमी तो रिवेंज लेने लग जाएगा, और फिर पूरे समाज के अंदर वायलेंस हो जाएगा, एनार्की फैल जाएगी पूरे समाज के अंदर। अगर किसी को एंगर आ रहा है किसी के प्रति, क्या वो जस्टिफाइड है रिवेंज के लिए? तो एथिकली बोलते हैं कि भैया रिवेंज जो है ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर इसको आपने अप्लाई कर दिया, इसको अगर आपने इम्पेरेटिव बना दिया, इसको आपने प्रिंसिपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया किसी भी समाज के अंदर, तो भैया लड़ाई लड़ाई होनी है पूरे कंट्री के अंदर, और फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में लड़ाई, वर्ल्ड वॉर छिड़ जानी है। तो इसीलिए एथिक्स और पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखा गया है। एथिक्स इज नॉट सिंपली अबाउट ड्यूटिलिटी और कॉन्सिक्वेंस। अब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या होता है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला है अपने ऐसे में ऑन लिबर्टी 1854 में। जब आप उसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, आप समझ लोगे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या होता है। अभी छोटे तौर पे आप समझ लो, ये एक बहुत बड़ी नॉर्मेटिव थ्योरी है। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ये कहती है, मतलब ये बात करती है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। भाई यूटिलिटी क्या है? अगर कोई मैं एथिकल थ्योरी बना रहा हूं, कोई वैल्यू बना रहा हूं, कोई सेट ऑफ गाइडलाइंस बना रहा हूं, कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिजाइन कर रहा हूं जो कि एथिक्स को फॉलो करें, क्या वो इस प्रिंसिपल को मैच करते हैं कि बहुत सारे लोगों की मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, क्या इसकी तरफ अडेयर करते हैं? क्या इसकी कोई यूटिलिटी है? अगर यूटिलिटी है तो ठीक है, और यूटिलिटी नहीं है तो उसको रिजेक्ट करो, पेपर को फाड़ के फेंक दो। अब एथिक्स क्या कहता है? इंक्लूड एथिक्स कहती है, वेरियस थ्योरीज आती हैं। डिओन्टोलॉजी, डिओन्टोलॉजी बात करती है ड्यूटी बेस्ड, डू द ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। वर्चू एथिक्स बात करती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है प्लेटो की वर्चू एथिक्स है, एरिस्टोटल की है, वो कैरेक्टर बेस्ड। ठीक है, वो ऑनेस्टी और सब वैलर करेज की बात करते हैं। और फिर तीसरा है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ये कहता है कि भाई रिजल्ट क्या आएगा, यूटिलिटी क्या है, आउटकम बताओ, आउटकम होगा तो मैं करूंगा। डिओन्टोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे कि भैया आउटकम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप तो मेरा रास्ता बताओ, मीन्स सही होना चाहिए, रिजल्ट चाहे कितना भी अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल चोर हैं साहब, चोरी करते हैं, ठीक है, रॉबिनहुड का एग्जांपल ले लेते हैं, इंग्लैंड से ले लेते हैं, मैग्ना कार्टा से। रॉबिनहुड क्या करता था? अमीर लोगों से चुराता था और गरीबों को दे देता था। वो ये जस्टिफाई करता था कि भैया देखो मैंने तो चोरी करी है, लेकिन चोरी मैंने थोड़ा अपने लिए करी है, लेकिन ज्यादातर तो मैंने लोगों को फायदा किया है ना, जो लोग गरीब हैं। मैं अमीरों से चुराता हूं और गरीबों को दे देता हूं। तो ये है डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी मीन्स की बात करती है
और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म किसकी बात करता है? वो एंड रिजल्ट की बात करता है कि भैया चोरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स भर रहे हो ना अच्छी तरीके से तो आपकी जय जयकार होनी है। ये डिफरेंस है। और वर्च्यू थ्योरी तो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, वो सिंपल सी थ्योरी है, उसमें कुछ नहीं, करेज वरेज की बात हो रही है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये दो समझो आप। इस पे क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया था। एक पीसीएस का पेपर लिख रहा था मैं अपना मेंस का, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया। कई सारे जो मतलब जिन लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा था उन्होंने फिलोसफी, वो तो उन लोगों ने तो कर दिया था, उसको समझ लिया था। क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। कि एक मर्डरर आया है, ठीक है, वो आपको मारना चाहता है और आप उस समय अपने दोस्त के घर पे हो, मतलब आप और आपका दोस्त घर पे रह रहे हैं और मर्डरर आपको मारने के लिए आ रहा है। उसने बेल बजाई, आपके दोस्त ने दरवाजा खोला और मर्डरर ने पूछा कि आप किधर हो। तो आपका दोस्त क्या आंसर करेगा? आपके दोस्त को पता है कि मैं मतलब वो मर्डरर है, वो मुझे मारने आ रहा है। तो आपका दोस्त क्या आंसर करेगा? क्या वो बताएगा कि मैं घर पे हूं इस समय? क्या वो मर्डरर से झूठ बोल देगा? ठीक है। तो ये मैं आपको आगे इसकी स्टोरी की जो पूरी एंड रिजल्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव निकलेगा, फिर वहां से जो है ये थ्योरी आएगी कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की। इसमें स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी होती हैं एथिक्स में। पर इसमें क्या है कि बिना स्टोरीज के आप इसको इतने इजीली समझ नहीं सकते हो, इसलिए स्टोरीज का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। एग्जाम्पल, अ डिओन्टोलॉजिस्ट वुड आर्ग्यू दैट लाइंग इज रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। डिओन्टोलॉजिस्ट अगर कोई बंदा है, अगर वो कांतियन है, तो वो क्या कहेगा कि भाई लाइंग इज रॉन्ग, झूठ बोलना तो भाई खराब ही है हर कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल के मैंने 100 लोगों की जिंदगी बचा ली तो आप मुझे अच्छा मानोगे। नहीं, मैंने झूठ बोला है तो मैं झूठा ही रहूंगा, मुझे सजा मिलनी चाहिए। पर लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल और ये सब जो जितने यूटिलिटेरियनिज्म आगे जो यूटिलिटेरियन है, वो क्या कहेंगे कि देखो यार तुमने झूठ बोला, अच्छा किया, उससे कम से कम 100 लोगों की जानें तो बच गई। ठीक है। वाइल अ यूटिलिटेरियन वुड कंसिडर लाइंग एक्सेप्टेबल इफ इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर ओवरऑल हैप्पीनेस। ठीक है, 100 लोगों की जान बच गई तो अब भाई झूठ भी जस्टिफाइड है। तो ये बोलेंगे यूटिलिटेरियनिज्म। आगे जाके यही बन जाएंगे जो है लिबर्टेरियनिज्म। और ये कैपिटलिज्म के जनक यहीं से निकलेंगे, जो है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। पर वो मैक्सिमम हैप्पीनेस आ नहीं पाई आज तक भी कैपिटलिज्म की वजह से। ठीक है। और फिर कम्युनिज्म का भी देख लेते हैं हम, कम्युनिज्म भी हम देखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि वो क्यों नहीं जो है भैया अपना यूटोपियन स्टेट, यूटोपिया ही क्यों रह गया कम्युनिज्म। एथिक्स इज नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है भैया एथिक्स। एथिक्स जो है पल पल बदल रही है, हर दिन बदल रही है, टाइम के साथ बदल रही है, हर कल्चर के हिसाब से बदल रही है। देखिए हर कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, समाज के अंदर चेंज आ रहे हैं। क्या पता आने 100 साल के बाद एलियंस भी आ जाए यहाँ, वो अपनी साइंस लेके आ जाएंगे, यहाँ अपनी कल्चर लेके आ जाएंगे। या हम मान लीजिए चले गए 200 साल 300 साल बाद जब भी। तो आपको ब्रॉड माइंड से सोचना है। एथिक्स डायनेमिक है एंड इवॉल्व्स विद सोसाइटल चेंजेस एंड एडवांसेस इन नॉलेज। जैसे जैसे रैशनैलिटी बढ़ेगी, एथिक्स आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे रैशनैलिटी बढ़ेगी, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा, रीजन बढ़ेगा, एथिक्स भी बढ़ेगी। पुरानी एथिकल थ्योरीज डिस्कार्ड कर दी जाएंगी, नई एथिकल थ्योरीज आ जाएंगी। कंटिन्यूसली डिबेटेड एंड डेवलप्ड थ्रू फिलोसॉफिकल इंक्वायरी एंड सोसाइटल रिफ्लेक्शन। वही बात कर रहा है कि भाई एथिक्स तो कंटिन्यूसली डिबेट, आज भी एथिक्स बन रही है, पल पल बदल रही है। अभी मैं आपसे आपको चीजें बता रहा हूँ, क्या पता कल को नई चीजें आ जाए और ये सब थ्योरी डिस्कार्ड हो जाए। क्या पता कोई ब्रिजिंग थ्योरी आ जाए कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और इसके बीच में, डिओन्टोलॉजी के बीच में। स्टैटिक रूल्स क्या होते हैं? फिक्स एंड अनचेंजिंग। ठीक है। तो एथिक्स जो है, एथिक्स को हम स्टैटिक नहीं कह सकते, एथिक्स इज डायनेमिक, एथिक्स इज एवर चेंजिंग। एक बड़ा प्रिंसिपल है, मैं आपको बताता हूँ। हेगेलियन जो है कॉन्सेप्ट है, उसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक, आप आर्ग्यूमेंट दो। ठीक है, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि भैया अर्थ तो फ्लैट है। फिर दूसरा आदमी आएगा मेरे सामने, ठीक है, वो मुझसे डिबेट करेगा। वो कहेगा देखो अर्थ फ्लैट नहीं है, मैं इसके ये आपको प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है। तो वो मुझसे अगेंस्ट में बात करेगा, आर्ग्यूमेंट तो मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा। और फिर हम दोनों मिलके एक फाइनल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे।
तो वो होगा असली आर्गुमेंट कि भैया अर्थ तो गोल इसलिए है, तो ये चीजें ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। इसलिए हमने स्पेस से देखा है, सैटेलाइट से देखा है, हमने ये कैलकुलेशन करी है, हमने होराइजन की कैलकुलेशन करी है। तो अर्थ जो है हमने पूरा चक्कर लगा लिया है, फिजिकली घूम लिया हम। तो ये एक, जब आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट से टकराता है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट से टकराता है, तभी जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट छन छन के आता है। तो एथिक्स ऐसे ही डेवलप होती है, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हिगेलियन कॉन्सेप्ट है, मार्क्स ने इसको यूज किया, आगे जाके हम देखेंगे मार्क्स ने कैसे इसको यूज किया, ठीक है। एनालिटिक सिंथेटिक डायकोटमी क्या होती है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। पर अभी के लिए आप ये याद रख लो, जो सोक्रेटिस था वो ऐसे ही क्वेश्चनिंग करता था। वो कहता था पढ़ो मत, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का तोड़ दो। वो बैठ जाता था कॉफी पे, लोगों को अपने उससे बियर पिलाता था, जो है कॉफी पिलाता था, और ये कहता था कि क्वेश्चन करो साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे सेटिस्फाई करो, तभी मेरी नॉलेज बढ़ेगी। जो है जब एक चीज से, एक आर्गुमेंट से दूसरा आर्गुमेंट टकराएगा और फिर फाइनल जो आर्गुमेंट निकलेंगे वहां से सिंथेसिस होगी उसकी, ठीक है। तो आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो एथिक्स जो है स्टैटिक नहीं है, एथिक्स डायनेमिक है। एथिक्स इज नॉट मेरली प्रूडेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये बात ये करता है कि भाई एथिक्स क्या आप अपने लिए पढ़ रहे हो क्या, आप एथिक्स अपने लिए अप्लाई करोगे क्या, केवल आपके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप उसका यूज करोगे क्या? तो ऐसा नहीं है। एथिक्स रिक्वायर करता है कि आप सामने वाले के इंटरेस्ट को पहले रखो, या फिर और लोगों का जो फायदा हो रहा है आप पहले उनका फायदा करो, उसके लिए एथिक्स का यूज करो, ना कि आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करो। अब इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लीजिए कोई विसल ब्लोअर है किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, मान लीजिए जूलियन असांजे का एग्जांपल ले लीजिए आप, विसल ब्लोअर ही तो है, उसने पूरी प्रैक्टिसेस अमेरिका की पूरे दुनिया के सामने ला के रख दी विकीलीक्स के तौर पर। अभी हाल ही में उसको जो है छोड़ भी दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन नागरिक है वो। तो blowing the whistle on corporate malpractice might harm the whistleblower's career, but it is often considered the ethical action for the sake of justice and public interest. अब इसको समझ लीजिए, विसल ब्लोअर है, अपना काम कर रहा है, ठीक है, एडवर्ड स्नोडन की तरह, जूलियन असांजे की तरह, पर उन्होंने विसल ब्लो करी और करप्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया के सामने कंपनी की या सरकारों की लाके रख दी। तो क्या वो अपने लिए काम कर रहा था? अगर वो अपने लिए काम करता तो हो सकता है कि वो कुछ नहीं, चुपचाप अपना नौकरी करता रहता, किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन भाई उसने तो विसल ब्लो करी और पूरी दुनिया के सामने सच ला के रखा। यही है एथिक्स। एथिक्स इसी की बात करती है कि भैया सबकी जो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर है, लार्जर गुड को देखो आप सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात मत करो, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करो, वो है एथिक्स, ठीक है। समरी ये है, एथिक्स क्या नहीं है। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एथिक्स इज नॉट, वी गेन अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इट इज। तो एथिक्स क्या है? इट इज रैशनल, इट इज रिफ्लेक्टिव, it is principled approach to determining what is morally right and wrong, good and bad, just and unjust, transcending mere legality। मतलब ऐसा नहीं है वो लीगैलिटी से उठ के बात करता है, लीगल नॉर्म से उठ के, लॉ से उठ के है एथिक्स, सोशल नॉर्म्स से उठ के एथिक्स है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन, रिलीजन फिलोसफी से उठ के एथिक्स है, पर्सनल फीलिंग से उठ के एथिक्स है। एथिक्स सोसाइटी की बात करती है, एथिक्स ह्यूमनिज्म की बात करती है। प्रैग्मेटिक कंसर्न, एथिक्स प्रैक्टिकल बातें करती है, किताबी कीड़ों की तरह बातें नहीं करती एथिक्स। एथिक्स जो है मेयर थ्योरीज नहीं है, कागज के पन्ने नहीं है एथिक्स। एथिक्स प्रैक्टिकल है, एथिक्स फिक्स्ड नहीं है, एथिक्स डायनेमिक है। एथिक्स चैलेंजेस इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, ये चैलेंज करती है इंडिविजुअल्स को भी और सोसाइटी को कि वो क्रिटिकली एग्जामिन करें उनके एक्शंस, उनके बिलीव्स, टू प्रमोट मॉरल इंटेग्रिटी एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो अभी हमने बेसिकली ये देखा है कि एथिक्स क्या है और एथिक्स क्या नहीं है। अभी हमने मोरालिटी के बारे में नहीं देखा है, कल हम देखेंगे ये सारी थ्योरीज, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है, मेटा एथिक्स क्या होती है, वर्चू एथिक्स क्या होती है, अप्लाइड एथिक्स क्या होती है। चार चीजें हम ये देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, एथिक्स क्या होती है और मोरालिटी क्या होती है, क्या हम उसको एक ही बोल सकते हैं, क्या उस मॉरल फिलोसफी एथिक्स को बोला जा सकता है, क्यों बोला जाता है, ये हम कल देखेंगे। आज केवल हमारा क्वेश्चन था
वो था व्हाट इज एथिक्स। तो हमने देख लिया कि एथिक्स इथॉस से आता है, एथिक्स को मॉरल फिलॉसफी बोला जाता है। फिलॉसफी जहां जाता है वहां रैशनैलिटी की बात होगी, वहां जो है थॉट की बात होगी, रिफ्लेक्शन की बात होगी, प्रिंसिपल्स की बात होगी, और उन प्रिंसिपल्स को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, कैसे उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसके लिए थ्योरीज की जरूरत पड़ेगी। तो थ्योरीज का चैप्टर आएगा कल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।